हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग को पिछले क्लास में हम लोग डिटेल तरह से क्वेश्चन के बारे में पढ़े थे, उसी तरह से आज भी हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग को जो पिछला क्लास हुआ था वो बहुत ही अच्छा लगा था, तो सोचे कि आप लोग को अगर अच्छा लगा तो आप लोग के लिए आगे भी क्लास हम लाएंगे। तो इसलिए जो है आज भी उसी तरह का क्लास लाए हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। और लास्ट में आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं जो कि आप लोग के लिए ही है, हमारे लिए नहीं बल्कि आप लोग के लिए ही है। तो आप लोग जो है लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। और ये क्लास रोज़ आप लोग को शाम 5 बजे होती है। इससे पहले जो है हम लोग 8 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग इसका 9 क्लास हो रहा है, पार्ट 9। इससे पहले हम लोग 8 क्लास कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे वो लोग जाकर देख लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड हो रहा है। आज भी इस क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर वीडियो जो है आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए जो दोस्त होंगे उनको इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी उसी तरह से क्लास करेंगे जिस तरह से हम लोग पिछला क्लास किए थे, जीके जीएस के बिल्कुल डिटेल तरह से हम लोग क्लास करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास जो है सभी ट्रेड के लिए, चाहे असम राइफल्स के क्लर्क का हो, कुक का हो, बार्बर का हो, टेक्निकल सभी के लिए है। तो आप लोग इस क्लास को ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आज का क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल होता है, यानी कि टाइम पीरियड के बारे में बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कितना होता है, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 2500 से 1750 ईसा पूर्व। जैसा कि इसके बारे में हम कुछ बता दें कि टाइम पीरियड कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा कि 2300 से लेकर 1750, 2300 से लेकर 1750। तो ये भी देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। कहीं कहीं आपको जो है 2500 से 1750 या फिर 1700 आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। बुक में भी अलग अलग दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आपका जो ऑप्शन में एग्ज़ाम में आएगा वो आप लोग कर सकते हैं। या फिर कि जैसे कि क्या है ना कि इस टाइम पीरियड के बारे में कि 2300 से लेकर 1750 और 2500 से लेकर 1750, कहीं कहीं आपको कुछ और बुक में दिया हुआ, कहीं कुछ दिया हुआ है। तो एक मान कर चला जा रहा है कि यही एक मतलब इसका टाइम पीरियड था। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप लोग जैसे कि बाद में पूछिएगा नहीं कि कहीं बुक में यह दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये याद कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता नहीं, नगरीय सभ्यता थी। यानी कि जिस तरह शहर में पकी हुई ईंटें और जो ज़मीन के अंदर जो है भूमिगत जो जल निकास प्रणाली होती है, जल निकाला जाता है, अभी भी शहरों में उस तरह से है। उस तरह से उस टाइम से ही चला आ रहा है। उस टाइम भी जो है इसी टाइप का था। और फिर उसके बाद है ये गेहूँ तथा जौ। ये गेहूँ तथा जौ के साथ साथ कपास की भी खेती करते थे। गेहूँ जौ और के साथ साथ किसकी, कपास की भी खेती करते थे। 3 चीज़ की खेती करते थे, गेहूँ जौ के साथ साथ कपास की भी। समझ में आ गया? आगे क्या है इसकी मतलब लोकेशन के बारे में बात करें तो कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ था। तो यह सभ्यता उत्तर में मांडा या फिर एक रोपड़ से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तथा पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगे डोर तक विस्तार थी इसकी। अब इसके बारे में बात की कि मांडा दैमाबाद ये सब कहाँ कहाँ है। तो मांडा और रोपड़, मांडा या फिर रोपड़ भी बोलते हैं, रोपड़ भी एक जगह है। मांडा ये पंजाब में है। दैमाबाद की बात करें तो ये हमारा महाराष्ट्र में है अभी। आलमगीरपुर ये यूपी में है। और सुतकांगेडोर ये जो है पहले भारत में जो पाकिस्तान वाला मतलब भारत और पाकिस्तान पहले एक थे, तो उस टाइम जो है ये भारत में ही था, लेकिन अब जो है पाकिस्तान में ये चला गया है। आप लोगों को समझ में आ गया? फिर उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी जो है इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का 1921 में खोज किया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता, हड़प्पा सभ्यता का काल, ये नगरीय सभ्यता थी, ये गेहूँ जौ कपास तीनों की खेती करते थे। सभी समझ में आ गया? कोई क्लियर, कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सेकंड नंबर सीआरपीएफ के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है विश्व व्यापार संगठन, WTO शॉर्ट नेम है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अब इसका मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है और इसमें जो है 164 सदस्य यानी कि 164 देश जो है 164 देश विश्व व्यापार संगठन में शामिल है। 164 देश। 4 नंबर में क्वेश्चन कि चीन के संसद का क्या नाम है? चीन के संसद का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल पीपुल कांग्रेस जो है चीन के संसद का नाम है। चीन के संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल कांग्रेस। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चीन देश की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन देश की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन देश की राजधानी क्या है? बीजिंग है। इसकी मुद्रा युआन है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है और चीन जो है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है, यानी कि यह सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करता है अपने साथ, यानी कि 13 देशों के साथ जो है यह अपना बॉर्डर जो है शेयर करता है चीन। तो इतनी सारी बात पढ़ ली इसके संसद के बारे में, इसकी राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, इसकी राष्ट्रीय खेल क्या है और ये सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है, यानी कि 13 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। तो टोटल क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा 5 नंबर है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 250। यानी कि बात करें अधिकतम के बारे में बात करें, यानी कि 250 से ज़्यादा जो है राज्यसभा में सीट नहीं हो सकती है। एक फिक्स किया गया है कि 250 के अंदर, इसी के अंदर आपके अंदर इसकी सीट होगी। तो आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो वर्तमान में जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो कितनी है? 245 है, जिनमें 233 जो है सदस्यों का चुनाव राज्यों से तथा शेष जो 12 होते हैं, 12 सीट वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब आपको मनोनीत के बारे में बता देते हैं कि मनोनीत शब्द क्या है, मनोनीत शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे कि बात करें हमारे देश में हर एक तरह का क्षेत्र होता है, कला हो गया, साहित्य हो गया, खेल हो गया, नृत्य हो गया, इन सभी क्षेत्र में जो अच्छे कलाकार होते हैं, खेल से हो या फिर नृत्य से हो, कला से हो, साहित्य से हो, उनको जो है जितने भी जो मनोनीत सदस्य हो गए, आपको बताएं कि खेल, नृत्य, साहित्य, कला, ये जितने भी इनमें जो भी अच्छे कलाकार होंगे उन सभी को जो है उनको उनमें से एक को राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और वो जो है मतलब सीट 12 है। 12 फिक्स किया गया है कि 12 सीट जो है इन सभी में से जो है मनोनीत किए जाएंगे। तो मनोनीत के बारे में आप लोग को समझ में आया कि मनोनीत क्या है, कि कला, साहित्य, खेल, इन सभी में जो श्रेष्ठ होंगे उन्हीं को जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, तो वही मनोनीत सदस्य होंगे जाएंगे। 12 ऐसे चुने जाते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया मनोनीत के बारे में। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। राज्यसभा के बारे में एक और बात है कि राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। यह अनुच्छेद 80 से संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा से ही संबंधित है। राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अब यहाँ भी 2-3 बात आप लोग को एक्स्ट्रा बता देते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, उसी तरह से जो है राज्यसभा में भी एक होते हैं सभापति, एक होते हैं उपसभापति। राज्यसभा के जो होते हैं उसको सभापति होते हैं, एक होते हैं उपसभापति। उसी तरह से लोकसभा में जो होते हैं, लोकसभा में होते हैं एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। उसी तरह से राज्यसभा में सभापति और एक उपसभापति। जिस तरह से राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी बोला जाता है। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उप राष्ट्रपति ही होते हैं। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा 6 नंबर में कि रबी फसल कब बोई जाती है, कब इसकी बुआई होती है रबी फसल की? तो अक्टूबर नवंबर में जो है रबी फसल की बुआई होती है। 6 नंबर में आप लोग को समझ में आ गया। 7 नंबर में है रबी फसल मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में रबी फसल को काट ली जाती है। आगे है रबी फसल में कौन कौन से मतलब आते हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर,
सरसों, आलू, राई, ये सभी जो मतलब क्या सब्जी है, फसल है, ये सभी जो है रबी फसल में आते हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये जितने भी सब्जी हैं या फिर हैं, वो सभी जो है रबी फसल में आते हैं। ये जितने भी गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सभी आप लोग को कब बुआई होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। और इसको मतलब कटाई इसकी क्या होती है? मार्च अप्रैल में। आप लोग के गांव में देखे होंगे तो गेहूँ मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, और जो बुआई इसकी होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में ये इसकी बुआई होती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है खरीफ फसल। तो आपको रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में मालूम चल गया। इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, कब काटी जाती है, कब बुआई होती है, अच्छे से देख लीजिएगा। 7 नंबर में है चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। हम लोग चुनाव आयोग के बारे में पढ़ लिए थे। इसका मतलब कब स्थापना हुआ था चुनाव आयोग का? तो चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग को कमेंट कर कर बताना है। हम सब का चेक करते हैं और रिएक्शन भी जरूर देते हैं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर में है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक जो है ऋषभदेव थे। जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 24वें तीर्थकर जो है, जैसे कि मान लीजिए कि जो मान लीजिए नहीं मतलब हैं ही 24 तीर्थ, मतलब जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे, यानी कि टोटल माने जाते हैं। जिस तरह से वंश होता है ना, उस तरह से यहाँ इसको तीर्थकर बोलते हैं जैन धर्म में। तो इसमें 24वें जो तीर्थकर थे और ये अंतिम तीर्थकर थे। कौन? महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। ठीक। जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे और संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। और अंतिम तीर्थकर कौन है? जो 24वें तीर्थकर हैं वह महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास जो कुंडग्राम एक जगह है वहीं पर इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में 1468 ईसा पूर्व में पावापुरी एक जगह है जो कि नालंदा बिहार में है, इनकी वहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो जैन धर्म के बारे में आप लोग मालूम चल गया। महावीर के बारे में आप लोग को भी बता दिया महावीर स्वामी के बारे में। 9 नंबर क्वेश्चन में है किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 9 नंबर में कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। 10 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है आज का। अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर। अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर बड़ा इक्वल टू होता है 746 वाट। कितना? 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर, यानी कि 1 अश्व शक्ति बराबर। अब इसके बारे में 2-3 बात है कि जो वाट होता है वो किसका शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक कौन है? वाट होता है। और वाट जो है वो एक सदिश राशि है। तो आप लोग को समझ में आएगी। आप आज जितना भी आप लोग को कराएं, जितने भी क्वेश्चन डिटेल तरीके से जिस तरह से हम लोग पिछले क्लास में किए थे, तो आप लोग को वो अच्छा लगा क्लास, तो इसलिए हम अब जो है इसी तरह से क्लास लाएंगे। तो आप लोग को अगर ये भी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कर कर बताइएगा कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम है या नहीं। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर दे सकते हैं। और जो हम बात बताने वाले थे लास्ट में वो आप बता देते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग को इस क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर इस क्लास से क्वेश्चन फंस रहा हो इस क्लास से रिलेटेड, तो आप लोग हमें कमेंट कर पूछिएगा। हम क्या करेंगे, आप लोग का कमेंट को पिक करके कल जो क्लास होगा उसमें आप लोग का कमेंट और आपके नाम के साथ बोलेंगे कि ये स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा, और आपको जो है उसी टाइम जो है कल के क्लास में उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो अच्छे तरीके से क्लास में ही समझा देंगे। ठीक।
क्लास में अच्छे तरीके से समझा देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसी तरह से जिन भी स्टूडेंट का डाउट होगा या फिर हम एक दिन डाउट सेशन ले आएंगे आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट कर रखिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम उसको जो है दिन संडे को डाउट सेशन ले आएंगे और उस क्लास में आप लोग का कमेंट पिक किया जाएगा और उस कमेंट का जो है आप लोग का आंसर दिया जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा कर। तो आप लोग को यही बताना था लास्ट में, तो आप लोग को समझ में आ गया। और भी कोई परेशानी हो तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। हमारे इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपडेट GK 08 है, तो आप लोग वहाँ पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई और भी प्रॉब्लम हो तो हमें कर सकते हैं। और क्लास जो है आप लोग को अच्छा लगे ये तो इसको लाइक कीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।